गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक इकोसिस्टम, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र के जैविक और अजैविक घटक। सबसे पहले अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इकोसिस्टम कि इकोसिस्टम है क्या। तो इकोसिस्टम देखने से पहले अपन देखते हैं एनवायरनमेंट, वातावरण, पर्यावरण क्या चीज़ है। तो पर्यावरण अगर अपन खुद को एक सिंगल यूनिट के रूप में भी देखें, खुद के रेफरेंस में अपन देखें कि इकोसिस्टम क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, तो अपने चारों तरफ पाए जाने वाला जो भी आवरण है वो पर्यावरण कहलाता है। और इसमें पाए जाने वाले सभी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन सबको इकोसिस्टम कहते हैं। वैसे तो लिविंग और नॉन लिविंग जो भी फिजिकल कंडीशंस हैं, कहीं भी अगर अपन देखें, किसी भी जगह को लेकर के देखें, तो वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकती हैं। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके साथ अपने चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है, उस आवरण में चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो दूसरे और चाहे नॉन लिविंग मैटर हो, उनके साथ इंटर रिलेशनशिप में रहता है। और वो इंटर रिलेशनशिप क्यों होती है, किस कारण से होती है? फॉर फूड, शेल्टर, ग्रोथ और डेवलपमेंट। इन सब के लिए किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने चारों तरफ पाए जाने वाले नॉन लिविंग और लिविंग सभी तरह के मैटर के साथ उनकी इंटर रिलेशनशिप होती है, इंटरैक्ट वो करता रहता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट है ये खुद एक सस्टेनिंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर की। जो जैव मंडल है उसकी सस्टेनिंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। और जो इकोसिस्टम है वो खुद नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। लैंड बेस्ड, लैंड एरिया पे पाए जाने वाले, लैंड पे पाए जाने वाले इकोसिस्टम भी हो सकता है और वाटर बेस्ड भी हो सकता है। आर्टिफिशियल अगर इकोसिस्टम अपन देखें तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का मेन एग्जांपल होता है क्रॉपलैंड या फिर कोई गार्डन, पार्क या फिर कोई एक्वेरियम। आज अपन इकोसिस्टम को देखेंगे 3 मेन पॉइंट्स में, और वो 3 मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले इकोसिस्टम की डेफिनेशन देखेंगे, फिर बायोटिक कंपोनेंट इसके और एबायोटिक कंपोनेंट। और सबसे पहले अपन लेते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम कि इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या है। तो इकोसिस्टम वर्ड को डिफाइन करने के लिए अपन देखते हैं कि इकोसिस्टम वर्ड खुद 2 टर्म से मिलकर बना है। इको का मतलब होता है एक वर्ड का कोई एक पार्ट या हैबिटेट, किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेकर के कि उसको रहने का जो स्थान है, जो एरिया है, उसका जो वर्ल्ड है, वो उसका इको का मतलब होता है। और सिस्टम का मतलब होता है उसकी कोऑर्डिनेटिंग यूनिट्स। वो जिन के साथ एक सिस्टम बना के रहता है, कोऑर्डिनेट करता है, वो टोटल मिला करके उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का इकोसिस्टम कहलाता है। कि उसमें मेनली उसका हैबिटेट और उसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट, इसे ये एक सिंगल यूनिट के रूप में होता है और इसको अपन इकोसिस्टम कहते हैं। और एक इकोसिस्टम में लाइफ और एनवायरनमेंट ये दोनों प्राकृतिक रूप से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटिक यूनिट के रूप में रहता है। और इसके अंदर जो इकोसिस्टम है उसमें प्लांट्स, एनिमल्स या और लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनका एनवायरनमेंट ये सब होते हैं। तो इसकी जो लिविंग यूनिट होगी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, वो और नॉन लिविंग दोनों तरह का एक अलग अलग यूनिट मिल करके इकोसिस्टम बनाता है। और इसको अपन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको टोटली किसी इकोसिस्टम की लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो यूनिट है उसको बायोसिनोसिस कहते हैं और एनवायरनमेंट को बायोटोप कहते हैं। और ये दोनों मिल करके एक इकोसिस्टम को बनाते हैं। जो टर्म इकोसिस्टम है इसको सबसे पहले एजी टेंसले नाम के साइंटिस्ट ने 1935 में दी थी, जो कि एक ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने बताया कि जो इकोसिस्टम है वो
डिफरेंट साइज़ का हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। बहुत बड़ा जैसे कि फॉरेस्ट हो सकता है और बहुत छोटा एक छोटे तालाब के रूप में भी हो सकता है। और अलग अलग जो इकोसिस्टम हैं वो सेपरेट भी हो सकते हैं और एक दूसरे के साथ मिले हुए भी हो सकते हैं। जैसे जियोग्राफिकल बैरियर्स भी हो सकते हैं, जैसे पहाड़ हैं, पहाड़ बीच में आ जाते हैं तो दो इकोसिस्टम अलग अलग हो जाते हैं। ओशन बीच में आ जाता है या डेजर्ट आ जाता है। ये सब आज दो अलग अलग इकोसिस्टम को अलग करने के लिए एक बैरियर का, जियोग्राफिकल बैरियर का काम करते हैं। और कहीं कहीं बॉर्डर्स होते भी नहीं हैं, पता भी नहीं चलता कि एक इकोसिस्टम ख़त्म हो गया और दूसरा शुरू हो चुका है। और इकोसिस्टम जो है वो एक ओपन सिस्टम होता है जिसमें कि एनर्जी, सन जो मेन एनर्जी का सोर्स है उससे सन आती है और उसमें आने के बाद में उस इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो होती है। प्रॉपरली एनर्जी का फ्लो इकोसिस्टम में होता रहता है। और जो इकोसिस्टम है उसके मेनली बायोटिक और एबायोटिक दो तरह के फैक्टर होते हैं, जैसा कि अपन सब जानते हैं। और इकोसिस्टम के प्रकार अगर अपन देखें तो इकोसिस्टम मैक्रो और माइक्रो दो तरह के इकोसिस्टम में अपन इकोसिस्टम को बांट सकते हैं। और ये जो माइक्रो और मैक्रो इकोसिस्टम के रूप में बांटने के लिए अपन इसमें इसका रेंज लेते हैं कि इकोसिस्टम की रेंज कितनी बड़ी है, इकोसिस्टम कितने बड़े एरिया में फैला है। तो उस रेंज के आधार पर इकोसिस्टम को मैक्रो और माइक्रो इकोसिस्टम में बांटा जाता है। तो उसका डायमेंशन कितना बड़ा है, अगर वो डायमेंशन बहुत बड़ा है जैसे कि फॉरेस्ट और बहुत बड़ी कोई लेक होती है तो ऐसे इकोसिस्टम को अपन मैक्रो इकोसिस्टम कहते हैं। और अगर वो रेंज छोटी है तो उसको अपन माइक्रो इकोसिस्टम कहते हैं। और माइक्रो इकोसिस्टम मेनली मैन मेड इकोसिस्टम्स होते हैं। और मैन मेड इकोसिस्टम जैसे कि रिसर्च लेबोरेटरीज़ होती हैं वो माइक्रो इकोसिस्टम का रूप होती हैं। और अगर वो टेरेस्ट्रियल एरिया में है तो टेरेस्ट्रियल माइक्रो इकोसिस्टम कहलाएगा। और अगर वो पानी में है तो उसको एक्वेटिक माइक्रो इकोसिस्टम कहेंगे। अब अपन देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट किसी इकोसिस्टम के क्या होते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं जो इकोसिस्टम को बनाते हैं। इसमें एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब बायोटिक कंपोनेंट इकोसिस्टम का बनाते हैं। और इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं बायोटिक कंपोनेंट की, उनके बेसिस पे जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इनको अपन कई कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, डीकम्पोजर्स। अब प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है प्रोड्यूसर्स की। तो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स या एनर्जी कन्वर्टर भी कहलाते हैं। ये प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो सभी ग्रीन प्लांट्स होते हैं। इकोसिस्टम में एनर्जी का मेन सोर्स अपन सब जानते हैं कि सन होता है, सूर्य होता है, सोलर एनर्जी होती है। वही एनर्जी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को चलाने के भी काम आती है, लेकिन डायरेक्टली वो काम नहीं आ सकती, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है केमिकल एनर्जी में। और सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। और ये प्रोड्यूसर्स होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। और ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट को लेते हैं और सनलाइट को ले करके ऑर्गेनिक और इसके साथ वाटर ले करके और अपने प्रोड्यूसर्स के अंदर पाए जाने वाले क्लोरोफिल की मदद से और CO2 को लेकर के फिर ऑर्गेनिक मैटर का निर्माण करते हैं, जो फूड का, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके लिए फूड का निर्माण करते हैं। ये खुद अपना खाना, अपने लिए खाना खुद बनाते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफिक भी कहते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रोफ का मतलब नरिशिंग। और ये खुद ही नहीं, बाकी जो लिविंग वर्ल्ड है उसके लिए भी जो एनर्जी है वो यही प्रोवाइड कराते हैं, इन्हीं से एनर्जी मिलती है। और ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं, लैंड एरिया में ग्रीन प्लांट्स ट्रीज़, ग्रासेस, क्रॉप्स के रूप में पाए जाते हैं और वाटर में फाइटोप्लैंक्टन के रूप में पाए जाते हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं।
इसके बाद अपन देखते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फूड की रिक्वायरमेंट प्रोड्यूसर्स से कंप्लीट करते हैं, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं, खाना खुद नहीं बनाते, प्रोड्यूसर्स पे अपने खाने के लिए, एनर्जी के लिए डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए इनको हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसमें एनिमल कैटेगरी के जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो आते हैं। और ये कंज्यूमर्स भी 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होंगे वो हर्बीवोर्स होंगे हमेशा, जो कि प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे। कंज्यूम करने वाली फर्स्ट कैटेगरी होती है ये, जैसे कि ग्रास ओपर, रैबिट, गोट, शीप, ये सब ग्रीन प्लांट्स को काम में लेते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, अपने फूड के लिए, इन पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये ग्रास ओपर, रैबिट, गोट, शीप टाइप के प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे। और इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को अपने फूड की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए जो कंज्यूम करते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। और सेकेंडरी कंज्यूमर्स कार्निवोर्स होते हैं, जो कि फ्लैश ईटर भी इन्हें कहते हैं, जैसे कि हॉक, टाइगर, लॉयन, या फिर इसमें सेकेंडरी कंज्यूमर जो होंगे वो अपने होते हैं कि जैसे कुत्ता, भेड़िया, ये सब प्राइमरी कंज्यूमर्स पे कंज्यूम करने वाले होते हैं, उनका खाना खाने वाले होते हैं। उसके बाद होते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स, और टर्शरी कंज्यूमर्स को मेनली टॉप कंज्यूमर्स भी कहते हैं, जो प्रीडेटर्स के भी प्रीडेटर होते हैं। इन्हें प्रीडेटर्स और प्रीडेटर्स भी कहते हैं। ये लार्जर एनिमल होते हैं और ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करते हैं और उन्हीं के फ्लैश पे डिपेंडेंट होते हैं। इसके बाद की अपनी कैटेगरी है बायोटिक कंपोनेंट्स की, वो है ट्रांसफॉर्मर्स और चौथी है डीकम्पोजर्स। ट्रांसफॉर्मर्स और डीकम्पोजर्स लगभग एक ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन इनमें बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। सबसे पहले बात अपन करते हैं ट्रांसफॉर्मर्स की। ट्रांसफॉर्मर्स जो कि ये सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, और ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं और जो कंज्यूमर्स हैं, उनका एक्सक्रीटरी जो मटेरियल होता है उस पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, और उसको ये छोटे भागों में तोड़ करके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो भी होता है उसके टुकड़े करके, और ये उसको न्यूट्रिएंट्स के रिसाइक्लिंग का काम करते हैं और एक पार्ट को दूसरे पार्ट में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। और मेनली ये करते हैं एक्सक्रीटरी जो मटेरियल होता है बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उनको अलग टाइप के भाग में कन्वर्ट कर देते हैं, उनको तोड़ने का काम करते हैं। उसके बाद हैं डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स जो होते हैं वो डीकम्पोज सभी जो मरे हुए जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करके वापस वो उसको मेन जो पूल है, न्यूट्रिएंट पूल है, उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर को मिलाने का काम करते हैं। और जो डेड कोई भी एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो उनको उनकी जो एनर्जी है, वो जो स्टोर्ड एनर्जी पड़ी है उनकी बॉडी के रूप में, उसको डीकम्पोज करके ये वापस साइकिल के अंदर एंटर कराने का काम करते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में मेनली जो मटेरियल होता है, जो फैक्टर्स होते हैं, वो होते हैं, उनके जो पार्ट हैं वो होते हैं सबसे पहला क्लाइमेटिक और फिजिकल फैक्टर्स, जिसमें एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सॉइल टेक्सचर, जियोमॉर्फिक कंडीशंस, ये सब आते हैं। फिर सेकंड है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जिसमें इनऑर्गेनिक मैटर्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, कंपाउंड्स जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एटसेट्रा, ये सभी जो इकोसिस्टम के पार्ट हैं ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ह्यूमिक सब्सटेंसेस, ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं।
और ये इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और क्लाइमेटिक और फिजिकल फैक्टर्स, ये सभी मिल करके एबायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं इकोसिस्टम का। और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, जैसे सबसे पहले अपन लेते हैं एबायोटिक फैक्टर में सनलाइट, वाटर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, सॉइल, एयर, ये इकोसिस्टम का एबायोटिक फैक्टर्स के मेन पार्ट होते हैं। जैसे कि सनलाइट सबसे पहले, तो सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है, और ये जो सनलाइट मेन एनर्जी का सोर्स जो सन है, इसको सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये इस सन की एनर्जी से, सनलाइट की एनर्जी से ही चलते हैं। मेन जो एनर्जी का सोर्स है वो सनलाइट होता है, और उसी को कन्वर्ट करके फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्रोड्यूसर्स इसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और फिर वही फूड चेन्स के द्वारा पूरे इकोसिस्टम में फ्लो होती है ये एनर्जी, और इसी से सभी जो अपना इकोसिस्टम है ये चलता है। उसके बाद है वाटर के बिना भी अगर फोटोसिंथेसिस में केमिकल एनर्जी का ट्रांसफ़र केमिकल एनर्जी में सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है, तो बिना वाटर के ये पॉसिबल नहीं है। वाटर की भी सर्वाइवल के लिए सब ज़रूरत, मेन रिक्वायरमेंट है। उसके बाद है टेम्परेचर भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अलग अलग टेम्परेचर के रेंज में सर्वाइव करते हैं, तो एक लिमिट के रूप में ये टेम्परेचर होता है, लिमिटिंग फैक्टर के रूप में भी काम करता है। उसके बाद है ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन मेन फैक्टर है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को चलाने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो ऑक्सीजन के बिना, रेस्पिरेशन की प्रोसेस हुए बिना पॉसिबल नहीं है। तो ये लाइफ के लिए सबसे ज़रूरी कंपोनेंट है। उसके बाद है सॉइल, तो सॉइल का जो टाइप ऑफ सॉइल, पीएच, अमाउंट ऑफ वाटर जो कि सॉइल में होता है, ये सब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। इस तरह से आज का अपना जो टॉपिक है इकोसिस्टम के बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर, ये यहीं ख़त्म होता है। अपना ध्यान रखिए, कोरोना से बचने के जो भी उपाय हैं उनका उपयोग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।